सबसे पहले इस न्यूज़ को पढ़ते हैं कि क्या है। इंडिया ब्राज़ील पुश बैक अगेंस्ट चाइना ओवर ब्रिक्स एक्सपेंशन। द ब्रिक्स रूम, शुड इंडिया बी इनसाइड इट और लीव। ब्रिक्स से जुड़े हुए चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर ज्ञान चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से भारत सरकार ने लैपटॉप और जो इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारे गैजेट होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर और सर्वर को बैन किया गया है इंपोर्ट करने से। उसी प्रकार से ये अलग न्यूज़ आया है आपके लिए, और ये न्यूज़ एनालिसिस बेस्ड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपको जानना चाहिए। क्या है? द ब्रिक्स रूम, शुड इंडिया बी इनसाइड इट और लीव। ऐसी नौबत आ गई है कि भारत को हो सकता है, कुछ विशेषज्ञ ऐसा कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में भारत को ब्रिक्स को छोड़ना पड़ जाए, या इसको लेकर कुछ और भी आपको जियोपॉलिटिक्स के न्यूज़ देखने को मिल सकते हैं। तो क्या है ये मामला, इसको आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले ब्रिक्स के बारे में बेसिक जानकारी मैं दे दूं, जिनके पास ब्रिक्स की जानकारी नहीं होगी। और ये डिटेल वीडियो इसलिए बनाया गया है क्योंकि इस तरह की न्यूज़ बहुत ज़्यादा आजकल चर्चा में है कि भारत के सामने कुछ ऐसे कंडीशन बन रहे हैं एससीओ को लेकर, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन और ब्रिक्स को लेकर, कि भारत को इसको छोड़ना पड़ सकता है या तो कुछ और अलग स्टेप उठाना पड़ सकता है। इसका कारण क्या है, परिणाम क्या हो सकता है, और क्यों इस तरह के बहस सामने आ रहे हैं, इन सब कुछ पर हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और चलते हैं ब्रिक्स के बारे में, मैं आपको सबसे पहले बेसिक कुछ जानकारी दे देता हूँ। ब्रिक्स की जो स्थापना है, ये भारत, इसका नाम में ही है BRICS। पहले ब्रिक था नाम, इसमें साउथ अफ्रीका बाद में जुड़ा है। तो ये क्या है? सबसे पहले बी से है ब्राज़ील, आर से रूस है, आई से इंडिया है, सी से चाइना है, और इसके बाद में इसमें साउथ अफ्रीका नामक देश जुड़ा है। ब्रिक्स के एक्सपेंशन की बात हो रही है, ब्रिक्स के फैलाव की बात हो रही है। ये दुनिया में विकासशील देशों का सबसे मजबूत संगठन में से एक है, लेकिन ये संगठन अनौपचारिक है। इसका आपने कोई ऐसा औपचारिक संगठन के रूप में इसका कोई आपने हेडक्वार्टर नहीं देखा होगा, इसका कोई सचिवालय नहीं है। इसके राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो मिलते हैं साल में एक बार कम से कम। इन्हीं देशों में से एक में कहीं पर बैठक होती है, और बैठक के बाद अगले साल का कार्यक्रम इसमें डिसाइड किया जाता है। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि ब्रिक्स दुनिया की प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्था जैसे ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह के लिए एक संक्षिप्त शब्द है। 2001 के ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओनील ने ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन की 4 उभरती अर्थव्यवस्था का वर्णन करने के लिए ब्रिक्स शब्द को गढ़ा गया था। एक इकोनॉमिस्ट के द्वारा इसको गढ़ा गया था, लेकिन बाद में इसको औपचारिक रूप दिया गया, और दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। जिसके बाद समूह का नाम क्या पड़ गया था? ब्रिक्स पड़ गया था इसका नाम 2010 के पश्चात। ब्रिक्स का हिस्सा क्या है, एक बार इस पर नज़र डाल लीजिए, उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने आज के मुख्य न्यूज़ पर, एनालिसिस पर। ब्रिक्स विश्व की 5 सबसे बड़े विकासशील देशों के एक साथ लाता है, जो वैश्विक आबादी के 41%, दुनिया के 41% पॉपुलेशन ब्रिक्स में निवास करती है। और सकल घरेलू उत्पाद पूरे दुनिया का अगर हम मिला दें तो लगभग में 1/4, 24% से 25% के आसपास ब्रिक्स के देशों के पास दुनिया की आर्थिक ताकत मौजूद है। इसलिए भी इस संस्था को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लिया जाता है पूरी दुनिया के द्वारा। G7 जैसे संस्थाएं हो गई, या अमेरिकी गुट जो संस्था है, वो इस संस्था को एक चैलेंज के तौर पर भी देखते हैं। और अभी हाल ही में ब्रिक्स के द्वारा डॉलर को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में रिप्लेस करके अपने करेंसी को या किसी और करेंसी को या अपने करेंसी में व्यापार करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके कारण भी पश्चिमी देश और डॉलर में व्यापार करने वाले जो देश हैं उनके लिए एक न्यूज़ निकल कर आता है। तो ये भी आप जानना चाहिए आपको। ब्रिक्स की पहल क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया ब्रिक्स में, जिसमें क्या है, 2014 में ब्राज़ील के फोर्टालेजा में छठे ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स नेताओं ने न्यू डेवलपमेंट बैंक के लिए स्थापना के समझौता किया था, और इसे अब तक 70 बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। ब्रिक्स के बारे में बेसिक जानकारी इतना कम से कम आपको पता होना चाहिए। अपने आज के न्यूज़ पर हम लोग चलते हैं। पहले बेसिक कहानी को जानिए, उसके बाद आज का न्यूज़ आपको समझ में आएगा। दरअसल में हो क्या रहा है, ब्रिक्स में जो देश हैं, इसमें सबसे प्रमुख देश में एक है भारत, जिसकी इकॉनमी दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है। एक है चीन, जिसकी इकॉनमी दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी है अमेरिका के पश्चात। चीन अपना एक्सपेंशन कर रहा है। अमेरिकी ट्रेड वॉर के बाद दुनिया के जिन जिन संस्थाओं में चीन मौजूद है, जहाँ पर भी उसका प्रभाव बन सकता है, वहाँ पर वो अपने प्रभाव को फैलाने की कोशिश कर रहा है। इसका परिणाम हमने कहाँ पर देखा है? इसका एक परिणाम हमें एससीओ में देखने को मिला है, जहाँ पर पाकिस्तान को पहले शामिल किया गया। भारत भी और पाकिस्तान एक साथ ही शामिल हुए थे। भारत शामिल हुआ तो पाकिस्तान को भी शामिल किया गया, साथ में ईरान को भी इस बार शामिल किया गया है।
ईरान आपको पता है पिछले साल ही चीन के साथ डील किया गया ईरान के द्वारा। चीन का प्रभाव इस पर बहुत ही ज़्यादा है। रूस जब से यूक्रेन युद्ध में उलझा है तब से रूस भी चीन के प्रभाव में बहुत हद तक आता हुआ दिख रहा है हमें। और इसके अलावा जो और भी सेंट्रल एशिया के देश हैं, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब भी चीन के प्रभाव वाले देश माने जाते हैं। तो इसलिए एससीओ जैसे संस्थाओं में भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे चाइनीज़ जो आपका पावर का दिख रहा है एक्सपेंसन, और चाइनीज़ जो आपका जियोपॉलिटिक्स के रूप में जो उभर रहे हैं, उसका हमें प्रत्यक्ष प्रमाण इन समूहों में देखने को मिल रहा है। अब दूसरी जो संस्था बसती है जहाँ पर चीन के जो पावर पॉलिटिक्स है उसको बढ़ावा दिया जा सकता है, वो है ब्रिक्स नामक संस्था। चूँकि इसका कोई औपचारिक स्वरूप नहीं दिया गया है और इसको आने वाले समय में G7 देशों के काउंटर के आधार पर या अमेरिकी गुट के काउंटर के आधार पर इसको डेवलप करने की बात हो रही है, इसलिए इसका भी एक्सपेंसन किया जा रहा है। एक्सपेंसन का मतलब क्या होता है, इसको एक्सपेंड किया जा रहा है, इसके मेंबरशिप को बढ़ाया जा रहा है। अलग अलग देशों को दुनिया भर में इसका मेंबर होने के लिए उत्साहित किया जा रहा है। और दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं, 30 से ज़्यादा ऐसे दुनिया भर में देश हैं जो क्या है, जो इंटरेस्टेड हैं ब्रिक्स में और शामिल भी होना चाहते हैं, क्योंकि ब्रिक्स का फैलाव ही इतना अधिक हो रहा है और इसकी जो कैपेबिलिटी है, इसकी जो ट्रस्ट है, इसका जो अपना प्रभाव है, उसमें इतना ज़्यादा वृद्धि हो रहा है कि बाकी दुनिया के देश भी इसमें शामिल होना चाहते हैं। अगर ब्रिक्स की सेनाओं की हम लोग बात करें, आर्म पावर की हम लोग बात करें, सबसे पहले हमने इकोनॉमिक पावर को देखा। आगे के भी स्लाइड हैं जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, उसको भी डिस्कस करेंगे हम लोग। लेकिन ब्रिक्स के एक एक पॉइंट ऑफ व्यू को अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू कौन सा होगा, इकोनॉमिक रूप से अगर हम लोग देखेंगे, अभी मैंने बताया कि दुनिया की 24% अर्थव्यवस्था पर कंट्रोल करता है ब्रिक्स। दूसरा, अगर हम लोग आर्मी में देखेंगे यानी कि सैन्य क्षमता में देखेंगे तो G7 देश इसके सामने पिछड़े हुए नज़र आते हैं, क्योंकि इसमें रूस, भारत और चीन जैसे देश हैं। अमेरिका अगर सबसे ज़्यादा सेना पर खर्चा करता है तो दूसरे स्थान पर चीन का नाम आता है, तीसरे स्थान पर भारत का नाम आता है खर्चा करने में, चौथे स्थान पर रूस का नाम आता है सेना में खर्चा करने के मामले में। तो इसलिए इस संगठन को पूरी दुनिया जो है वो एक अलग निगाह से देख रही है और सीरियसली देख रही है कि इस संगठन में पावर भी है, पैसा भी है, जियोपॉलिटिक्स को कंट्रोल करने का ताकत भी रखती है। इसके अलावा ब्रिक्स के एक्सपेंशन के अलावा ब्रिक्स ने डॉलर को चैलेंज करना शुरू किया है। डॉलर आपको पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है डॉलर, और प्रमाणिक रूप से मानी जाती, पूरी दुनिया में आपको डॉलर दिख जाएगा। भारत में भारतीय रुपए से ज़्यादा वैल्यू डॉलर के रुपए को मिल जाएगा आपको कहीं भी। तो डॉलर का जो एक पूरे दुनिया में प्रभाव है उसको कम करने की कोशिश की जा रही ब्रिक्स के देशों के द्वारा। पिछली बार जो बैठक हुई थी उस बैठक में भी इसको लेकर चर्चा किया गया था, और इस बार जहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में बैठक, जहाँ हमारे प्रधानमंत्री महोदय जा रहे हैं भाग लेने के लिए कुछ दिनों में, तो वहाँ पर भी इसको लेकर चर्चा किया जाएगा कि डॉलर में जो व्यापार है, वैश्विक व्यापार, क्यों ना इसको कम किया जाए, क्यों ना ब्रिक्स देश जो हैं वो अपना एक कोई करेंसी बना लें या अपने करेंसी में व्यापार करें, जिससे डॉलर के प्रभाव के कारण जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट और इकोनॉमिक हमारी जो कंडीशंस हैं उनको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, वो कम से कम हम दूर कर पाएँ, डॉलर को हटाकर अपनी करेंसी को लाकर। ओके, ये काफ़ी अलग अलग डायमेंशन है जो आपको पता होना चाहिए था ब्रिक्स से जुड़ी हुई चीज़ों पर चर्चा करने के लिए। अब आज का जो मैंने आपका थंबनेल देखा होगा कि क्या भारत को छोड़ना पड़ सकता है या कौन सी स्थिति परिस्थिति बन रही जिसके कारण से भारत को इन ग्रुप्स में चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। अगला देखिए क्या है, उससे पहले मैं एक चीज़ आपको समझाता हूँ। भारत और चीन एक दूसरे के पड़ोसी हैं और अच्छे पड़ोसी नहीं है बिल्कुल भी, ये तो आप मानते हैं। लेकिन हमारा व्यापारिक रिश्ता बहुत अच्छा है, लेकिन पॉलिटिकल रिश्ता और आपका सैन्य रिश्ता, बॉर्डर को लेकर हमारे विवाद, इन सब मुद्दों पर हमारा रिश्ता बिल्कुल ख़राब है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जहाँ पर भी भारत और चीन एक गुट में शामिल होंगे वो एक दूसरे को प्रतिद्वंदी की नज़र से देखेंगे, न कि सहयोगी की नज़र से देखेंगे। तो प्रतिद्वंदी की नज़र जब भी आएगी तो दोनों अपने अपने पावर को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। किसी भी ग्रुप में अगर वो शामिल होंगे, एससीओ में अगर वो शामिल होंगे, या फिर अगर वो ब्रिक्स में शामिल हैं, या कल को यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में भारत शामिल हो जाता है, तो क्यों उसको चीन रोकना चाह रहा है? क्योंकि वहाँ पर भी उसके पावर को एक और चैलेंज करने वाला हो जाएगा, वो है भारत। इसीलिए जहाँ पर भी ये दोस्त देश होंगे आपस में एक दूसरे को चैलेंज करेंगे ही करेंगे, एक दूसरे को पावर को आगे पीछे करने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। तो यही चीज़ हमें अब कहाँ पर देखने को मिल रहा है? ब्रिक्स में देखने को मिल रहा है। ब्रिक्स का दरअसल में विस्तार करना चाहता है चीन, और बाकी रूस भी करना चाहता है, लेकिन भारत और ब्राज़ील जो है इसके विस्तार के पक्ष में नहीं है। रूस जब से यूक्रेन के युद्ध में उलझा है तब से अपना स्वतंत्र कोई भी निर्णय लेने के 100%
क्षमता नहीं रखता है, उसको कुछ न कुछ प्रभाव का सामना करना पड़ता है, चाहे चीन का प्रभाव हो या अपने इंटरनल पॉलिटिक्स या यूक्रेन युद्ध के कारण उसके ऊपर जो प्रभाव पड़ा है, उसके कारण उसके फैसले जो होते हैं वो तथाकथित अपने तरह के नहीं होते हैं, कुछ न कुछ चीन की तरफ में आकर्षित होकर होते हैं उसके फैसले। इसलिए हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा। पहला है सऊदी अरब को लेकर विवाद। क्या है भाई? सऊदी अरब जो देश है, यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन नहीं है। लोकतांत्रिक शासन नहीं है, इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे आप। लोकतांत्रिक शासन नहीं का मतलब क्या है? चीन में जिस प्रकार से एक पार्टी की सरकार है और हम हैं वाला सरकार है, मतलब कोई ऐसा संविधान नहीं है, कोई क्रिटिसिज्म नहीं होता है, एक पार्टी का बोलबाला है, तथाकथित तानाशाही रवैया वाला सरकार है, वैसा ही सरकार हमें कहाँ का देखने को मिलता है? सऊदी अरब में देखने को मिलता है। सऊदी अरब को क्या करना चाहता है चीन? इस ग्रुप में शामिल करना चाहता है। भारत ने इसका सीधे तौर पर तो विरोध नहीं किया है, लेकिन एक बार को विरोध जता रहा है। क्यों? क्योंकि इससे चीन का प्रभाव जो है वो इस गुट में बढ़ सकता है। चीन का प्रभाव इस गुट में इस हद तक बढ़ गया है कि और भी बहुत सारे देश हैं जिनको चीन शामिल करना चाहता है। दूसरी तरफ हमने क्या बोला है कि ठीक है, हम भी एक्सपेंशन चाहते हैं इसका, लेकिन नियम कायदों वाला एक्सपेंशन चाहते हैं, सबकी भागीदारी से हम एक्सपेंशन चाहते हैं, और इस एक्सपेंशन के बदले हम कुछ और भी चाहते हैं कि कुछ लोकतांत्रिक तरीके जो देश हैं, जैसे नाइजीरिया हो गया या कुछ और देशों के उदाहरण भी मैं आपको आगे दूंगा, उन देशों को क्यों ना शामिल किया जाए। हमेशा राजशाही या पर जहाँ पर लोकतांत्रिक सरकारें नहीं हैं, ऐसे देशों को ही क्यों शामिल करना चाहिए। देखते हैं, देखिए क्या है। दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग में इसी महीने 22 और 24 अगस्त को ब्रिक्स सम्मेलन होने जा रहा है, लेकिन इस सम्मेलन की शुरुआत से पहले इसमें नए सदस्यों को जगह देने पर बहस शुरू हो गई है। दुनिया की सबसे तेज़ी से उभरती कुछ अर्थव्यवस्थाओं ने मिलकर साल 2009 में एक संगठन बनाया था, जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन जैसे देश शामिल हैं। इस गुट को ब्रिक का नाम दिया गया था। दुनिया के अलग अलग कोनों को उभरती इन अर्थव्यवस्थाओं के गुट का मकसद शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, विकास, आपस में सहयोग, साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पश्चिम के प्रभाव को कम करना था। ब्रिक्स के जो बनाया गया था, जब ब्रिक्स को, उसके मोटिव में ही शामिल था कि जो वेस्टर्न यूरोप है, ख़ास तौर से ईस्टर्न यूरोप तो उतना प्रभाव नहीं रखता है, पश्चिमी यूरोप का जो भाग है, अमेरिका का जो भाग है, या पश्चिमी देशों का, जो इनको हम सामूहिक रूप से पश्चिमी देश के रूप से संबोधित करते हैं, उनका जो भाग है पूरी दुनिया में, प्रभाव है उनका पूरे दुनिया में, इकोनॉमी पर जो उनका प्रभाव है, उसको क्यों ना काउंटर किया जाए, इसका एक मकसद लेकर चला गया था जब ब्रिक्स की स्थापना हुई थी तभी से। एक साल बाद ही 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हो गया और इसका नाम ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया। तब से लेकर अब तक इस गुट में कोई नया सदस्य शामिल नहीं हुआ है, लेकिन अब कुछ देश गुट में नए देशों को शामिल करने के लिए बहस शुरू हो गई, मतलब नए देशों को शामिल करने के लिए एक चर्चा चल रही है। बहस कहाँ से शुरू हुई है? ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के नाते इसी साल जून में दक्षिण अफ्रीका ने फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स नामक सम्मेलन का आयोजन किया था। फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। इसमें उन देशों ने भाग लिया जो इस गुट में शामिल होना चाहते हैं। तकरीबन 30 सदस्यों का कहना है कि वो ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं, जबकि अल्जीरिया समेत 22 देशों ने इसमें शामिल होने के लिए आधिकारिक तौर पर आवेदन भी कर दिया है। 22 देशों ने तो आवेदन भी कर दिया है, 30 देश ऐसे हैं जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि हम इसमें शामिल होना चाहते हैं। ये बहुत ही विशाल गुट बनने को तैयार है। अगर इसके एक्सपेंशन को मंजूरी दे दी गई तो बहुत सारे देश इसमें शामिल होंगे। माना जा रहा है कि अर्जेंटीना, मिस्र, इंडोनेशिया, यूएई, अल्जीरिया, बांग्लादेश, ईरान और सऊदी अरब जैसे देश इस गुट का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन इस समूह के भारत और ब्राज़ील जैसे सदस्य देश इसमें नए देशों के लिए ईजी एंट्री नहीं चाहते। भारत और ब्राज़ील जैसे जो देश हैं वो नए सदस्यों की एंट्री को अभी उतने ज़्यादा उत्साहित नहीं है कि हाँ भाई नए सदस्यों को लिया जाना चाहिए। इसको लेकर उनके कुछ अपने शर्तें हैं, उनकी कुछ अपने जो भय है कि भाई इस ग्रुप में कहीं एक ही पक्ष का न प्रभाव पड़ जाए, कहीं किसी विरोधी के तौर पर तो ये गुट नहीं काम करने लग जाएगा, क्या कहीं अमेरिका के विरोधी के तौर पर तो ये गुट नहीं काम करने लग जाएगा। इन चीज़ों को चिंताएं लेकर भारत और ब्राज़ील जैसे देश हैं वो नए सदस्यों की ईजी एंट्री कम से कम नहीं चाहते हैं, कुछ शर्तों के साथ ईजी एंट्री चाहते हैं। ईजी एंट्री का मतलब क्या होता है कि कुछ शर्त हैं हमारे, कुछ हमारे मुद्दे हैं, उनको भी संबोधित किया जाए, फिर आप इसमें किसी को भी शामिल कर सकते हैं। ओके, अगला देखते हैं क्या है। बीते साल चीन ने कहा था कि वो चाहता है कि इस समूह में नए सदस्यों को जगह देने पर काम शुरू किया जाए, जबकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बीते महीने कहा कि नए सदस्यों को शामिल करने की प्रक्रिया को लेकर काम जारी है। हमारे विदेश मंत्री महोदय ने कोई इसका खंडन नहीं किया कि नहीं हम नहीं चाहते हैं कि नहीं कोई भी शामिल नहीं होना चाहिए। उन्होंने बोला कि काम जारी है। काम जारी का मतलब क्या है? हमारा अभी चल रहा है, बातचीत जारी है, हम अभी बात कर रहे हैं, इस पर डिस्कस कर रहे हैं हम इस मुद्दे पर, अभी हमारी बातचीत जारी है, हमने अभी कुछ भी तय नहीं किया है।
भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने ब्रिक्स में नए देशों को शामिल करने पर जारी बहस को लेकर भारत के रुख पर अपना विचार रखा। इन्होंने ये भारत में पूर्व एम्बेसडर रह चुके हैं। इन्होंने क्या विचार रखा, एक बार इनको भी देख लेते। ये एक्सपर्ट होते हैं, आमतौर पर पढ़े लिखे लोग होते हैं, इनके विचारों को सुनना चाहिए। अब्दुल बासित एक वीडियो पोस्ट पर कहा कि सऊदी अरब ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है, लेकिन भारत इसका विरोध किया है। इन्होंने ऐसा आरोप लगाया है, ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं, तो इनका आरोप कहीं ना कहीं एक पक्ष को प्रभावित, एक पक्ष को लेकर हो सकता है, थोड़ा सा बाइस्ड हो सकता है। लेकिन इस चीज़ को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है कि क्या सऊदी अरब को भारत रोककर अपने जो खाड़ी देशों के साथ संबंध है, क्या उसको रिस्क में डाल रहा है भारत। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब पूरे खाड़ी देशों पर प्रभाव रखता है। सऊदी अरब से आपके अगर रिश्ते खराब होते हैं तो यूएई से भी खराब होंगे, बहरीन से भी खराब होंगे, कतर से भी खराब होंगे, ओमान से भी खराब होंगे, क्योंकि इन सब के ऊपर किसका प्रभाव है, तो सऊदी अरब का प्रभाव है। इस चीज़ को लेकर चर्चा चल रही है, लेकिन भारत सरकार की तरफ से अभी भी इसको लेकर कोई विशेष टिप्पणी नहीं की गई है। भारत की आपत्ति को लेकर सऊदी खुश नहीं है। अब देखना यह है कि सऊदी अरब से भारत का संबंध किस हद तक प्रभावित होता है। आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकता है। ये भारत अभी ब्रिक्स का विस्तार नहीं चाहता है। ब्रिक्स समिट के बाद भारत में G20 समिट होने जा रहा है। इसमें भी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का आने को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है कि ये जो दोनों लोग हैं, ये भारत में जो ब्रिक्स सम्मेलन G20 सम्मेलन होगा, क्या इसमें शामिल होंगे या नहीं होंगे। चीन के साथ जो हमारे रिलेशन है वो नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। इसका उल्लेख कौन कौन कर चुके हैं, तो हमारे विदेश मंत्री महोदय इसका बार बार उल्लेख कर चुके हैं कि हमारा जो चीन के साथ रिश्ता है वो अभी भी नॉर्मल नहीं हुआ है। बार बार हम बोलते हैं क्या कि हम नॉर्मल होने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों तरफ से बयान आता है कि हम नॉर्मेसी की तरफ बढ़ रहे हैं। और चीन के राष्ट्रपति जो हैं उन्होंने अभी तक ये तय नहीं किया है कि ब्रिक्स जो भारत में G20 सम्मेलन है उसमें भाग लेंगे नहीं। और जो रूस के राष्ट्रपति हैं उनका आना इसलिए अनिश्चित बना हुआ है क्योंकि वो युद्ध में फंसा हुआ एक देश है अभी, और उनका अपने देश से निकलकर किसी दूसरे देश में सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाना कठिन हो रहा है थोड़ा सा। ओके, अगला क्या है, भारत और ब्राज़ील जो है विस्तार के पक्ष में क्यों नहीं है। देखिए, आपसे अलग अलग एग्जामिनेशन में सवाल पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि भारत और ब्राज़ील जो हैं या ब्रिक्स का एक्सपेंशन किसके हित में है, क्या भारत के हित में है या नहीं है, क्या ब्रिक्स के हित में है या नहीं है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इसका इफेक्ट पड़ सकता है, क्या इसका एडवांटेज हो सकता है, क्या डिसएडवांटेज हो सकता है, इसको लेकर सवाल पूछे जा सकते हैं। ब्रिक्स समूह से जुड़ा कोई भी फैसला सभी देशों की आपसी सहमति से ही हो सकता है। ब्राज़ील और भारत दोनों ही समूह के विस्तार को लेकर खुलकर नहीं बोल रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? इस सवाल पर विदेश मंत्रालय के जानकार और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर गुलशन सचदेव कहते हैं कि इसकी वजह पहचान बनाए रखना है। वे कहते हैं कि जिन भी देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने में दिलचस्पी दिखाई है वे सभी उभरती और मजबूत अर्थव्यवस्था हैं और वे सभी की चीन से करीबी है। जिन जिन देशों ने आवेदन डाले हैं उनमें से मैक्सिमम जो है वो अभी ग्रोइंग इकोनॉमी है, उन सब की चीन से करीबी है। चीन से या तो इकोनॉमिक रिलेशन उनके बहुत अच्छे हैं, ढेर सारा या तो कर्ज ले रखा है, या तो चीन के सैन्य प्रभाव में आते हैं, या चीन के पॉलिटिकल प्रभाव में आते हैं, या किसी भी हद से चीन के प्रभाव में वो देश हैं। उन मैक्सिमम देशों ने अप्लाई किया है अभी। अगर इस गुट में नए 6 से 7 सदस्य जुड़ जाते हैं तो सभी चीन की ओर झुके रहेंगे और इस गुट का सबसे ताकतवर देश कौन बन जाएगा? चीन बन जाएगा। ये चिंता किसका किसका है? तो ये चिंता अपने भारत नामक देश का है और ब्राज़ील नामक एक देश है, उन दोनों का ये चिंता बना हुआ है कि कहीं इसमें किसी एक देश का प्रभाव ना बन जाए। अगला क्या है, अमेरिका के साथ जारी ट्रेड वॉर, पश्चिम के प्रभुत्व को कम करने के लिए चीन लगातार अपने राजनीतिक गुटों को मजबूत कर रहा है। देखिए, उसका ट्रेड वॉर जो अमेरिका के साथ अभी भी चल ही रहा है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर संरक्षणवादी, या जिसको क्या कहा जाता है, अपने ट्रेड पर बहुत सारे जो अपने आयात किए जाते हैं उस पर भारी ट्रेड और ड्यूटी टैक्स वगैरह लगाकर सामान के आयात को रोकना और अपने ट्रेड को बढ़ावा देना, अपने एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, संरक्षणवादी नीति को अपनाना, यही ट्रेड वॉर कहलाता है एक तरह से। वहीं यूक्रेन पर हमले के बाद रूस कूटनीतिक तौर पर अलग थलग पड़ चुका है। इस वजह से दोनों देश एक मजबूत गुट चाहते हैं। रूस और चीन जो है एक मजबूत गुट चाहते हैं। इन सब के बीच भारत की स्थिति ब्रिक्स में कैसी होगी, इस सवाल पर प्रोफेसर सचदेव क्या कहते हैं, एक्सपर्ट महोदय अब क्या कहते हैं कि भारत और चीन के संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। भारत ऐसा क्यों चाहेगा कि वैसे गुट में नए सदस्यों का आने दे जिससे चीन का फायदा हो। मैंने आपको पहले ही समझाया था कि पावर की लड़ाई तो चलेगी ही चलेगी, पावर का जंग तो होकर ही रहेगा कि हम बड़े हैं तो हम बड़े हैं, हम आपका क्यों इसमें एक्सपेंशन होने दें, आपके प्रभाव में यहाँ पर वृद्धि क्यों होने दें, आपके प्रभाव को क्यों हम यहाँ पर ग्रो करने दें, हम उसको क्यों ना रोकें। ये चीज़ तो होना तय है और होकर भी रहेगा। भारत दुविधा में है क्योंकि ऐसे देश
इन गुट में आने में दिलचस्पी दिखाई है, जिनके भारत से बहुत अच्छे संबंध हैं, चाहे सऊदी अरब हो, यूएई, ईरान या मिस्र हो, सभी के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं। और भारत किसी को भी ये नहीं कह सकता कि आपको आने नहीं देंगे। ये समूह अगर बड़ा होता है तो उससे भारत का कद कम ही होगा, ये भारत की प्रमुख चिंता बनी हुई है। ओके, अगला क्या है, देखिए यहाँ पर जो सऊदी अरब जैसे देश हैं, यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन भी नहीं है। और धीरे धीरे ये जो देश हैं, जैसे सऊदी अरब ने कुछ दिन पहले ही अमेरिका के कहने पर तेल के जो उत्पादन है उसमें बढ़ोतरी नहीं की, जिसके कारण से पूरी दुनिया में तेल का दाम बढ़ गया। रूस को डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट पहुंचाया सऊदी अरब ने अमेरिका को मना करके। तो इसलिए सऊदी अरब का भी अमेरिका जो गुट है उससे बाहर निकलना चाहता है, उससे प्रभाव से बाहर निकलना चाहता है और ख़ुद को एक्सप्लोर कर रहा है, वो अलग तरीके से डेवलप कर रहा है, इकॉनमी को आगे बढ़ा रहा है, एक्सपेंसन कर रहा है इकॉनमी का भी। इसलिए वो ऐसे गुट की तलाश में है जो अमेरिकी प्रभाव से रहित हो। अमेरिकी प्रभाव से रहित वाले गुट एक भी नहीं है जिसमें सऊदी अरब सदस्य हो। वो बनना चाहता है, इसलिए वो ब्रिक्स जैसे संगठन का सदस्य बनने के लिए आतुर होकर बैठा हुआ है। अब हम लोग ब्रिक्स के बारे में सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। ब्रिक्स के बारे में एक आंकड़ा जान लीजिए, उसके बाद ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। मैंने कंप्लीट एनालिसिस करने की कोशिश की है। क्या है, देखिए अब कुछ आंकड़ों पर नज़र डाल लेते हैं। वर्तमान समय में चीन भारत का कुल जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद दुनिया भर की जीडीपी का 27% है। ब्रिक्स के 5 देशों में दुनिया के 42% आबादी रहती है। विश्व व्यापार में भी इन देशों का 17% भागीदारी है, इसीलिए बाकी देश भी इसमें शामिल होना चाहते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 21वीं सदी इकोनॉमिक पावर का सदी है, न कि आर्म का भी है। आर्म से ही इकॉनमी संरक्षित होती है, इसलिए इकॉनमी को अगर हमने मजबूत नहीं किया तो हम आर्म में भी कमज़ोर होंगे। अगर आर्म को मजबूत नहीं किया तो इकॉनमी में भी हम कमज़ोर हो जाएंगे। दोनों का समान रूप से बढ़ना ज़रूरी होता है। 21वीं सदी है, लेकिन इकॉनमी को पहली प्राथमिकता दी जाती है यहाँ पर, जिसकी चंद वर्षों में ही बढ़कर 29% हो जाने का प्रबल अनुमान है। ब्रिक्स देशों की बात हो रही है। वर्तमान समय में अर्जेंटीना जैसे देश 24%, 24 और देशों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अमेरिकी डॉलर के बजाय चीन के युआन में ट्रेड करना शुरू कर दिया है। और ये सभी देश ब्रिक्स में भी शामिल होना चाहते हैं। चीन अपनी करेंसी को डॉलर के स्थान पर स्थापित करना चाहता है पूरी दुनिया में, कि पहले नंबर का पूरे दुनिया में देश कौन, अमेरिका, दूसरे नंबर का देश कौन, चीन। तो अगर अमेरिका का डॉलर कमज़ोर होगा तो कौन पहले स्थान पर आएगा, चीन आ जाएगा। निसंदेह ये सामान्य सी बात है, समझने लायक बात है, इसमें कोई ऐसा था नहीं। रूस भारत समेत कई देशों के साथ कच्चे तेल का सौदा अपनी मुद्रा में कर रहा है। अर्थशास्त्री अजीत रनाडे को लगता है कि G7 समूह का चीन भारत के नेतृत्व वाले ब्रिक्स समूह से पिछड़ जाना तय। ऐसा लगता है कि G7 जो देश है जिनका बहुत दिन से भौकाल रहा है पूरे दुनिया भर में, अब वो पिछड़ेंगे, क्योंकि अब हमारा युग है, भारत का युग है, ये चीन का युग है, ये विकासशील देशों का युग है, ये 21वीं सदी। उनके मुताबिक अगर अगर भारत और चीन का कुल GDP दुनिया भर के करीब 1/3 है, तो इसे गंभीरता से तो लेना ही पड़ेगा। जाहिर है आगे ये प्रतिशत भी बढ़ेगा ही। इकोनॉमी के रूप में हम अगर शक्तिशाली हो जाएंगे, ब्रिक्स अगर शक्तिशाली हो जाएगा, तो बाकी दुनिया के देशों को झुकना ही पड़ेगा। और इस ब्रिक्स में भारत जो है उसने अपने जो प्रासंगिकता है उसको किस प्रकार से बना कर रखा है, यही चीज़ आगे वाले समय पे भी हमें देखना पड़ेगा। इसी को लेकर आज का वीडियो था। कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।